भक्तों, आज जो है नवरात्रा का पहला दिन है और माता का ये सुंदर दरबार सजा है और भक्त तो दूर दूर से आए हैं। बोलो क्यों? क्योंकि माता सबके दुख हरती है। तो जोर से बोलो। मैं नहीं सुनिया। जयकारा शेरा वाली दा, बोल सच्चे दरबार की। अब तो सारी रात जयकारे लगाने। लेकिन बड़की, जो भक्त आज दरबार में नहीं आ पाए हैं उन बेचारों का क्या? अब जहां भक्त हैं वहां भगवान है। अरे दरबार आओ या ना आ पाओ, मैया तो मन से लिखे ईमेल भी पढ़ लेती है। कहां चला गया? तुम वहां जाओ, तुम वहां जाओ। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है। बिना इंटरनेट के ही अपनी माँ को मैसेज जाता है। कर लो माता जी से चैट, आज जगराता है। तो कर लो माता जी से चैट, आज जगराता है। मन्नत पूरी करेगी, टुकड़ा दूर करेगी, पीड़ा दूर करेगी। जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, बैठी। जय माता दी। ये लो प्रसाद। सुबह से कुछ नहीं खाया तुम? प्रसाद के नाम पे जहर तो नहीं दे रही? तेरा कोई भरोसा ना से। क्या कैसी बातें कर रही है बड़की? मैं तुम्हारी भाभी हूँ ना, मैं क्यों जहर दूंगी? कौन मरा कह गया है कि रिश्तेदार जहर ना देवे, खास करके तेरे जैसे। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। प्रेम से बोलो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। पहले बैकग्राउंड सिंगर है, बैकग्राउंड में ही रह, समझा? क्या हो रहा है ये सब? समझाया था ना तुम लोगों को। देख कल्पेश, तुम जानते नहीं हो कि तुमने किससे पंगा लिया है। और जानना भी नहीं है मुझे। दिल्ली में हर दूसरा आदमी आके धमकी देता है। अब तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो मैं तुझे बता ही दे रही हूँ मैं कौन हूँ। देख तू गलत कर रही है। देख मुझे गलत कर रही है तू। हाथ संभाल के रख वरना हाथ तोड़ दूंगी। क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? चाहिए क्या तेरे को? भिकारन, तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। पहले तो ये बता कि तेरी हिम्मत कैसे है मेरे जगह। हिम्मत की तू बात मत कर। और ये जो लेन देन मुनीमगिरी तू कर रही है ना, मेरे से नहीं, जाके ऑर्गेनाइजर से बात कर। ऑडियंस जिसके नाम पे आएगी ना जगराता, उसी को मिलेगा। चल निकल तू यहाँ से, निकल। और अगली बार मेरे भाई पे हाथ ले रहा है ना, तो चीर के सुखा दूंगी। औकात है तेरी? निकल निकल। और तू चूड़ियां पहन रखी है क्या तने? ये चिल्लू पिल्लू काम भी मुझे करने पड़े तो तेरा क्या फायदा? जो भी आ धर के दे। एक इंसान से जुड़कर एक परिवार बनता है और एक परिवार से जुड़कर एक खानदान, जो ऊपरी तौर पर देखने से अक्सर संगठित दिखाई देता है, लेकिन जब तक रिश्तेदारी साझेदारी में न बदल जाए, परिवार खुश नहीं हो सकता। एक परिवार में जब कोई उम्र, रुतबे और कर्ता धर्ता होने के बल पर सारे फैसले अपने हाथ में लेता है, तो परिवार के सम्मान के साथ साथ उस पर विरोध और विपरीत भावनाओं का खतरा भी बना रहता है। अगर रिश्तों के बीच में वक्त रहते गलतफहमियां ना सुलझाई जाएं, तो वो कभी कभी अपराध के लिए रास्ता खोल देती है। हमारे यहाँ ऐसे हजारों उदाहरण मिलेंगे जहां परिवार के बीच एक छोटी सी गलतफहमी ने संगीन जुर्म का रूप ले लिया। हमारी आज की कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जो बारूद के ढेर पर टिकी थी और चिंगारी एक हाथ के फासले पर थी। फिर चाय वाली बन के घूम रही है। तेरे से कही थी ना मैंने जाके पढ़ाई कर। हाँ? और वो बकरियां कहाँ है जो मैंने पाल रखी हैं? बड़की तुम चाय लो ना। तू भी ना।
मैं तो बस चाय लाई थी। जैसे तुमने अपना सिंगिंग का सपना पूरा किया, वैसे ही मेरा विदेश जाकर पढ़ाई करना और वहां पर अच्छी नौकरी करने का सपना पूरा कर रहे हो। मैं तो बस। अरे बहन है तू मेरी, जान दे के भी ना तेरा सपना पूरा करूंगी। मेरे को तो खुशी इस बात की है कि अगले महीने तू ये ढोल मंजीरे की दुनिया से ना दूर चली जाएगी। अरे फॉरेन जाएगी मेरी बहन, फॉरेन। तू ना काम पे ध्यान दिया कर। तो अगली बार से ना तेरी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगी। चल। और ये तेरे लिए। बड़की, पर मेरे लिए पैसे क्यों? मैं तो बिजनेस का हिस्सा भी नहीं हूँ। अरे तू मेरे बिजनेस का नहीं, मेरे दिल का हिस्सा है। ये तेरी तनख्वाह नहीं है, तेरे खर्चे के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है ठीक है। भैंस के फुफ्फा, ये तो आधे ही पैसे हैं। बड़की वो मैं तो पूरे ही पैसे ला रहा था, रास्ते में जीजा जी मिल गए थे, उन्होंने छीन लिए। कमाल है तू, तेरे रोक के नहीं गए के? आपसे बड़े रुक गए जो इनसे रुक जाएंगे। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी, पहले अपने खसम के चोर तो कस लूं। उसकी खाल भी मसाला मांग रही है, निकम्मे सबके सब। आज तेरे भाई ने बाजी मार ली। अबे पत्ते छोड़, फटाफट वो आ गई तेरी बीवी, देख चंडी का रूप लेके। भाग। साले कमीने, मैं इसलिए कमा रही हूँ ताकि तुझे दारू में उड़ाए। हाँ रुक रुक रुक, घर तो आएगा ही ना, आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हिम्मत कैसे हुई आने की? कितना तरसाएगी, प्यार करता हूँ तुझसे, ऐसे दुत्कार मत। तेरी शर्म, जहाँ तू पसर रहा है ना, वो मेरे पति की जगह है। और वही जगह तो तूने मुझे दी है। सूअर का पाल चला गया क्या आंख में? अरे माँ समान पुआ पे हाथ डाल रहा है। अरे मैं नहीं मानता, हुआ तू तो मेरी सरिता है। साले कमीने, तू निकल यहाँ से। निकल निकल मेरे कमरे से। लगता तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। क्या हुआ? शकल की लटका रखी है। वो बड़की, कल रात को लोकेश आपके कमरे में आया था क्या? वो पावड़ा ससुरा तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहा था, भगा दिया मैंने उसे। बड़की, मुझे पता है आपके और जिया जी के बीच में संबंध अच्छे नहीं हैं, पर
कंचन, छोटी सी उम्र में ना इतना नहीं सोचते, बाल सफेद हो जाएंगे। मैं अच्छे से जानती हूँ कि किसकी सीमा रेखा कहाँ तक खींच के रखनी है। लड़की, सब जगह ढूंढ लिया मैंने, जीजा जी नहीं मिले मुझे, ना वो मिले ना उनका ऑटो। क्या हुआ जीजा जी को? अरे वो ही रोज का रोना, पहले चोरी करते हैं और फिर मुंह छुपाते फिरते हैं। कल से घर नहीं आए। कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था आप लोगों का? कब से गायब है? साहब जी, झगड़ा तो हर पति पत्नी में हुए है। अब ना वो राज है, नाम है सिमरन। पहले ढूंढने से मिल जाते थे, लेकिन कल से गायब है। ये जी फोटो उनकी। फैमिली में कौन कौन है? जी फैमिली में पहली शादी से एक 10 साल का छोरा है। पहला पति गुजर गया तो मनोज से दूसरी शादी कर ली। अब बाकी भाई भाभी, उनका बेटा और मेरी एक छोटी बहन है। सब एक साथ मकान में रहते हैं। और आपके पति काम क्या करते हैं? काम का तो वो बिल्कुल है नहीं, कहने के लिए ऑटो चलाता है। जी ऑटो का नंबर फोटो के पीछे लिखा है। साहब जी, जैसा भी है पति है मेरा, बहुत प्यार करता है। ढूंढ निकालिए उसे। ठीक है, आप अपनी कंप्लेन लिखवा दीजिए, जैसे कुछ पता चलता है बताते हैं। और आप भी आसपास पता कीजिए, हो सकता है शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ चले गए हों। ठीक है साहब जी, जय माता दी। सर ये सरिता तो मशहूर जगराता सिंगर है। वही, और इतनी बड़ी सिंगर का पति ऑटो ड्राइवर। बात कुछ गले नहीं उतर रही। आखिरी बार मनोज को कब देखा था? साहब कल ही देखा था, यहीं पत्ते पीट रहा था। फिर जो उसकी बीवी आई और बीवी को देख के जो भागा, आज तक नजर नहीं आया। लेकिन भागा क्यों वो? साहब उसकी बीवी उससे मिलने थोड़ी आई थी, वो तो उसको पीटने आई थी। और ये तो साहब पहले भी हो चुका है। कुछ तो इज्जत रख ले मेरी। समझाने के बाद भी तने चोरी की। सुधरा नहीं ना तो एक दिन जान से मार दूंगी तुझे। मम्मी, आप आ गए? बहुत दर्द हो रहा है। आपने मना किया था, फिर भी मैं भाग गया। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मारती हूँ मैं मनोज को। मेरे से गलत बात ना बर्दाश्त नहीं होती। हाथ बहुत जल्दी छूटता है मेरा। ऐसा क्या गलत काम करता था वो? एक हो तो बताऊं। दारू वो पिए, चोरी वो करे, जुए की लत उसे। इतनी वजह क्या कम है किसी को कूटने के लिए? और तो और मेरे जगराते में भी कम कर्म कांड न करी उसने। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है। ना मोबाइल फोन ना लैपटॉप कंप्यूटर करना आता है। बिना इंटरनेट के ही अपनी माँ को मैसेज जाता है। लानत है भाई इस पे। माता के दरबार में दारू पी के आ गया। अगर इसके बिना प्रोग्राम कर सकती है तो ठीक है, नहीं तो। जी इसकी तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ। 15 अक्टूबर को जब मनोज ऑटो स्टैंड से भागा तो उसके बाद मिला वो आपसे? उसके बाद आया ही कहाँ वो? आता तो रपट लिखाने की जरूरत ही ना पड़ती। खाट के पास से बांध के रखते थे उसे। पुलिस हर पहलू की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी। सरिता की जिंदगी से मनोज यूं ही गायब हुआ था या फिर ये किसी तूफान के आने का अंदेशा था। और बता क्या चल रहा है? और तू बता, कहाँ थे इतने दिनों तक? कुछ नहीं यार, बस एग्जाम की वजह से बहुत टेंशन थी। तुझे तो बस टेंशन ही रहती एग्जाम की। अरे किसका फोन है? एक मिनट, भाई साहब का फोन है। हेलो, हाँ भाई साहब, क्या हुआ? क्या? भैया ऑटो घुमाइए। सर घर में किसी तरह के फोर्स एंट्री के निशान नहीं मिले और ना ही ऐसा लगता है कि मर्डर करते हुए कोई स्ट्रगल हुआ है। सर घर के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ की है। सर उनका भी यही कहना है कि उन्होंने घर में आते जाते किसी को नहीं देखा। मतलब कातिल या तो कोई घर वाला है या फिर कोई जान पहचान वाला। बड़के में छोड़ गई। आप लोगों ने घर में ठीक से चेक किया है? कोई कीमती सामान गायब हुआ हो या फिर कुछ चोरी वगैरह? बड़की के सारी जेबें गायब हैं, उसकी अलमारी में से भी और उसके बदन पे से भी। लेकिन कैश जैसा था वैसा का वैसा ही रखा है। कत्ल हुआ तब आप लोग कहाँ? मैं लोकेश के साथ मंडी तक गई थी सब्जी लेने के लिए, और आई तो देखा कि मर गई। आपको किसी पर शक है? दिव्या हो सकती है।
जगराते में सिंगर थी और कुछ दिन पहले तो बड़की के साथ उसका बहुत जोर से झगड़ा भी हुआ। कारण तू मुझे क्या देगी? खुद तो चोरी चकारी पर पलती है और मुझे देने की बात कर रही है। ये सरिता का बेटा है ना, चिंटू? ये कहाँ है? सर वो क्रिकेट स्कूल में उसको कैसे बताएंगे कि बड़की? राकेश सर, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। राइट सर। राकेश, सिंदूर से वोकल कॉर्ड्स खराब होती है, यानी सरिता का गाना या फिर गाने से मिली शोहरत और पैसा किसी को पच नहीं रहा था। अब वो इंसान या तो मनोज हो सकता है या फिर कोई ऐसा इंसान जिसकी सरिता से बेइज्जती हुई हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि कोई दूसरा सिंगर जिसका मार्केट सरिता ने खराब किया हो, शायद दिव्या। सर सरिता काफी दबंग औरत है, कोई एक आदमी उसे कंट्रोल कर सके ये थोड़ा मुश्किल है। एग्जैक्टली। अकेला आदमी गला घोटते हुए मुंह में सिंदूर नहीं ठूस सकता। एक काम करो, इन्वेस्टिगेशन को फास्ट ट्रैक करो, सरिता और मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और ये जो ज्वेलरी की चोरी हुई थी उसे ट्रैक करो, और इस दिव्या को उठाओ। सर। मुझे यहाँ क्यों बैठा रखा है? मनोज के कॉल रिकॉर्ड्स में सबसे आखिरी कॉल तेरा था। चल बता, क्यों कॉल किया था उसे? वो सर, मैं उनका भतीजा हूँ सर, और रोज ही फोन करते रहते हैं एक दूसरे को, और सर मिलते भी हैं। लेकिन सर जब वो उस रात मेरे कमरे में आए तो बहुत गुस्से में थे सर। पता नहीं साली लुगाई है कि बवाल, सब जानता हूं उसका तिरिया चरित्र। वो समझती कि मुझे कुछ पता नहीं है, साली भतीजे से लगी पड़ी है और मेरे सामने सती सावित्री होने का स्वांग रचती। अब बताता हूं उसे मनोज क्या चीज है। सरिता और लोकेश का अफेयर चल रहा था, वही लोकेश जो सरिता के साथ जगराते में गाता है। जी सर, फूफा गुस्से में कुछ उल्टा सीधा ना कर दे इसलिए मैंने फोन किया था उनको। जब मनोज गायब हुआ तुम कहाँ थे? सर मैं साउंड इक्विपमेंट लेने चांदनी चौक गया हुआ था। लोकेश। सर। लोगों ने ऐसे ही बदनाम कर रखा है पुलिस को। डर मत, अगर सच सच बोलेगा तो मारना तो दूर, हाथ भी नहीं लगाएंगे। चल बता, सरिता से क्या रिश्ता है? सर वो बुआ थी मेरी। वो तो सबको पता है, जो सबको नहीं मालूम है वो पता। देख अब तू हमें मजबूर कर रहा है तेरी हड्डियां तोड़ने पर, और बेटा पुलिस की मार ना जिंदगी भर दुखती है। चल शाबाश बता। सर जी मैं सरिता से प्यार करता था, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। वो पैसा वाला। समझ गया कैसा वाला। और ये नजदीकियां कब और कैसे बढ़ी? सर वो मनोज दारूबाज था और सरिता को उसकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। अरे हट! मैं दारू पीऊं या जहर खा के मर जाऊं, तेरे से क्या? साला ये दारू में है क्या? बुआ जी मैंने एक नया गाना लिखा है, ये देखो क्या जोरदार गाना लिखा है मैंने। हाँ जोरदार है, तू तो है बड़ा टैलेंटेड। अरे ये क्या? छोड़ मैं भी तो देखूंगी ससुरी दारू में ऐसी क्या चीज है कि मेरा पति मुझे छोड़ के इसके पीछे। मुझे मेरे पास आता ही नहीं है। इतनी सुंदर बीबी के होते हुए आता ना। मैं सुंदर हूँ। सुंदर है, बहुत सुंदर है तू। बहुत सुंदर हूँ मैं सच में सुंदर हूँ। हाँ? मम्मी कसम खाकर कह रहा हूँ सर, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है अभी तुझे जाने दे रहा हूं, पर ज्यादा दूर का जगराता मत पकड़ना। हो सकता है तुम्हें फिर से आना पड़े जगराते के लिए। सर दिव्या का पता चल गया, मुंबई में अपने एक शो के लिए गई है, आजकल में आ जाएगी सर। जैसे आती है उसे लेकर। सर मनोज की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। राकेश मुझे लगता है अब तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से इस मर्डर के पीछे सबसे स्ट्रांग मोटिव मनोज का ही है। हेलो। हाँ क्या?
सर ये बच्चा बता रहा है कि चिंटू 18 अक्टूबर के मैच के बीच से ही भाग गया था। ए बोलना ओए चिंटू किधर है चिंटू? और डेट इतने अच्छे से कैसे याद है? सर इसका बर्थडे था उस दिन, और जब से वो पहले दिन से आया तब से उसका यहाँ पे मन ही नहीं लग रहा था। ना वो प्रैक्टिस पे आता था, ना ही टाइम पे उठता था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जबरदस्ती लाया गया हो। एक बच्चा आपकी एकेडमी से इतने दिनों से गायब है और आपने उसके माँ बाप को खबर भी नहीं की? नहीं सर, उसकी माँ का मोबाइल नंबर है मेरे पास में। मैंने बहुत बार उनका नंबर ट्राई किया लेकिन हमेशा स्विच ऑफ ही आ रहा था, और मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की थी। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर मनोज ने चिंटू को किडनैप किया है तो उसको कैसे पता चला कि चिंटू कब भागने वाला है? या ये भी हो सकता है कि चिंटू उसे रास्ते में कहीं मिला और मनोज ने उसे वहीं ठिकाने लगा दिया। चल मैं काम करो, चिंटू के स्कूल, घर और इस अकेडमी के आसपास पूछताछ करो, सबसे पता करो। सर। हाँ राकेश। सर वो दिव्या, सरिता की राइवल सिंगर, उसे हम थाने ले आए हैं सर। ठीक है, सर पूछताछ करो। समझी नहीं जी आपका मतलब? ये तुम्हारे फोन के कॉल डिटेल्स हैं। इसमें शरीफ आदमियों के कम और गुंडे मवालियों के ज्यादा नंबर हैं। जिसे तुमने हायर किया था उसे ऑलरेडी हम इंटेरोगेट कर चुके हैं। ये फोटो किसने दिया? किसने दिया? जगराते में गाने वाली दिव्या ने दिया। वो बोल रही थी कि इतना थप्पड़ मार रहा कि वो गाना तो क्या, वो सुनना भी भूल जाए सर। एक टाइम पे बहुत नाम था जी मेरा जगराते में, और वो सरिता वो मेरी असिस्टेंट हुआ करती थी। असिस्टेंट भी क्या, मेरे घर में बाई थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। हो तेरे सिवा अब कुछ भी नहीं मुझे भाता है, आज जगराता है। अरे वाह सरिता, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो, सिंगर क्यों नहीं बन जाती? मैंने उस सरिता को सरिता से सरिता चौहान बनाया, अपने जगराते में गाने गवाए, और आज लोग उसे पसंद करने लगे। मेरे सारे जगराते उसी के पास जाने लगे, स्टार बन गई जी वो। मेरे अलावा कोई और भी दुश्मन होगा उसका, और वही हाथ साफ कर चला गया। सर मुझे लगता है कि दिव्या सच बोल रही है, क्योंकि हमने उसके गुंडों के ऊपर सारी डिग्री अपना ली, लेकिन हर बार वो एक ही बात बोलते हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। राकेश, इस केस में अब तक कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा है। न चोरी की ज्वेलरी बरामद हुई है, न मनोज का पता चला है, और ना ही चिंटू का। जांच तेज करनी पड़ेगी। पुलिस ने छानबीन में जमीन आसमान एक कर दिया, लेकिन नतीजा नील बटा सन्नाटा जैसे था। कुछ भी कह पाना मुश्किल था। पुलिस की सारी मेहनत अंधे कुएं में जा रही थी। सर इंफॉर्मेशन के हिसाब से मनोज का ऑटो पूसा हिल के फॉरेस्ट के पास देखा गया। और मनोज, उसकी कोई खबर? नहीं सर, उसकी कोई खबर नहीं। एक काम करो, चारों तरफ फैल जाओ सर, एक एक कोना छान मारो। सर ऑटो। सर ये तो मनोज के ऑटो का नंबर है। सर देखिए यहाँ पे किसी के ड्राई ब्लड के निशान है, और ऑटो में चाबी भी लगी हुई है। हो सकता है खून चिंटू का ही हो। मनोज उसे किडनैप करके यहाँ लाया और फिर उसका मर्डर कर दिया। सर अगर चिंटू का मर्डर यहाँ पे हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने लाश भी आसपास ठिकाने लगाई होगी। एक काम करो, फॉरेंसिक्स वालों को बुलाओ और आसपास का पूरा एरिया छान लो। सर सर यहाँ एक बॉडी है। सर ये तो मनोज है। सर मर्डर वहाँ हुआ है और लाश यहाँ पर है। इसका मतलब मारने वाला कोई जान पहचान का आदमी है। सर ये बॉडी से पर्स मिला। एक बात तो क्लियर है, चोरी या लूटपाट के इरादे से इसका मर्डर नहीं किया गया, क्योंकि पर्स में पैसे, यहाँ तक कि ऑटो भी सही सलामत है। एक काम करो, इसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। इस बार जाने दो, आगे से कोई भी शिकायत आए तो अंदर कर देना। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मनोज का कत्ल 15 अक्टूबर यानी सरिता के कत्ल से ठीक 2 दिन पहले हुआ था। उसके ऊपर 2 वार किए गए थे सर, एक पेट में और एक दिल के पास। मौत इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हुई थी। इसका मतलब मनोज का सरिता के कत्ल में कोई हाथ नहीं है। लेकिन इस तो और उलझ गया। संजय के बयान के हिसाब से मनोज गुस्से में उसके यहाँ गया था, और उसके बाद वो कहाँ गया ये हमें नहीं मालूम। संजय ने कहा कि जब मनोज गायब हुआ तब वो चांदनी चौक में साउंड इक्विपमेंट खरीद रहा था,
पता करो इस बात में कितनी सच्चाई है। ठीक है सर, मैं एक टीम भेज देता हूँ। इस पूरी फैमिली पर 24 घंटे नजर रखो। एक पूरा परिवार खत्म हुआ है। सरिता, मनोज। बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, बेटा बुलाए चट दौड़ी चली आए माँ, अपने बच्चों के आंसू देख नहीं पाए माँ, बेटा। आवाज तो इसकी अच्छी है, पर पब्लिक कितनी पसंद करेगी ये नहीं पता। अरे मैडम, ये कोई नया थोड़ी है, सरिता के साथ सालों से गा रहा है। आप देखिएगा मेरे बेटे को पब्लिक कितना पसंद करेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। ये कंचन है जी, हमारी बहन। नमस्ते। बहुत जोर का गाती है। मैं तो कहता हूँ इसको गाने का मौका दीजिए आप, देखिए धूम मच जाएगी। और वो क्या कहते हैं, सिंपैथी, वो भी तो इसे मिलेगी जी। अच्छा गाने से क्या होता है, इंसान का मन भी तो होना चाहिए। भाई साहब, भाभी सही कह रही है ना, मुझे कोई गाना वाना नहीं गाना है। मुझे तो बड़की की कुछ यादें लेके यहाँ से बहुत दूर जाना है। ऐसी बातें कर रही है तू, है? विरासत है सरिता की, आगे लेके जाना है तुझे। बहन जी, भाई साहब सही कह रहे हैं। अगर सरिता की बहन कंचन को स्टेज पे गाते हुए देखे लोग, तो हम पब्लिक की सिंपैथी को यूज कर सकते हैं। भाई तो ठीक है, हम लोग प्रोग्राम पे मिलते हैं। जय माता दी। जय माता दी जी। हेलो जी भाई साहब, जी मैं अभी ऑर्गेनाइजर से ही मिलकर आ रही हूँ। हाँ भाई साहब, बस अभी घर पहुंची। लेके जाइए इसे यहाँ से। जगराता करेगा, जगराता करेगा। राकेश, बहुत ढीठ निकला ना तू। हमने सोचा था कि तुझे नहीं मारेंगे, पर नहीं, तू नहीं मारा। चल अब बता, कंचन को क्यों मारना चाहता था? बोल। सर मैं सरिता से कोई प्यार नहीं करता था। उस बुढ़िया से चक्कर इसलिए चला था कि जगराते में ग्रुप का मेन सिंगर बन के गाऊंगा सर। जब सरिता ने मेन सिंगर बनाने से इनकार कर दिया तो उसे मार दिया, समझ आया। पर मनोज को क्यों मारा? सर मैंने नहीं मारा किसी को, मैंने तो कंचन को भी खाली तड़ी दी थी कि वो डर के पीछे हट जाए। लोकेश इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं। एक मिनट के लिए भी इस फैमिली पर से नजर मत हटने दो। सर संजय का साउंड ट्यूब पिन वाला बयान है ना, वो झूठा है सर। सर हमें चांदनी चौक ही नहीं, उसके घर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं सबसे पता किया सर। फोरेंसिक को बुलाओ। सर। सरिता के मर्डर से संजय का कुछ ना कुछ लेना देना तो जरूर है। सर, मनोज की बॉडी पे चाकू से सिर्फ 2 बार हमला हुआ है और संजय की बॉडी पे कई निशान मिलते हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि संजय को मारने वाला कोई पेशेवर कातिल नहीं है। मतलब संजय सिर्फ एक मोहरा था और चाल चलने वाला कोई और है। ये सब मैं भाभी के लिए कर रही हूँ, तेरे लिए नहीं, वरना सड़ता रहता यहीं पर। Please take me to police station. क्या हुआ? क्या हुआ? Uncle, please take me to police station. Uncle, my name is Chintu. I live in Rajouri. बड़की, तुम जहाँ भी हो, मुझे पता है तुम मुझे देख रही हो। मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहती थी कि मैं ये सब कुछ करूं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो, ये मेरा पहला जगराता है। इंस्पेक्टर साहब को बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर,
मुझे एक गैंग ने किडनैप कर लिया था। वो बच्चों से जबरदस्ती भीख मंगवाते हैं, लेकिन मैं वहां से भाग आया। मुझे पता है मेरी माँ को किसने मारा है। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? बहुत प्यार करते थे बड़की से, इतना कि अनजाने में उसके कातिल का ही साथ दिया जा रहा है। बताती हूँ। हाँ, मैंने उसे मारा। मुझे सिंगर बनना था, लेकिन वो मेरे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा बनती जा रही थी। वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं उसकी जगह लूं। कर ये सब। बड़की वो मैं। उठ जा अपने कमरे में पढ़ाई कर। छोड़ ये सब, जा। क्यों छोड़? नहीं, आपको डर तो नहीं है कि जैसे आपने दिव्या की जगह ले ली, कहीं मैं आपकी जगह ना ले लूं? मोटी बुद्धि है तेरी। मैं तुझे पढ़ा लिखा कर विदेश भेजना चाहती। ये जो चमक है ना, ये हमेशा के लिए नहीं रहती। पब्लिक का क्या, ये सर पे बिठाती भी है और उतार के कूड़े में फेंक भी देती है। और ये सब जब तक चला सो चला, कोई गारंटी नहीं है इन चीजों की। जा और जाके पढ़ाई कर। जा। मैं पढ़ाई नहीं करना चाहती थी और ना ही नौकरी करना चाहती थी। जगरातों से बॉलीवुड में जाना चाहती थी, स्टार बनना चाहती थी। मुझे पता था संजय पैसों के लिए कुछ भी करेगा। वही मनोज जीजा जी को चोरी करने के लिए उकसाता था। अरे फूफा जी, बस पैसे से मांगा करो, आपकी पत्नी है वो। अरे यार, देखा तो है तुमने, कुत्ते जैसी हालत बना दी है। जहाँ देखो वहाँ बेइज्जती करती होती, पैसे का खाक देगी। और मनोज जीजा जी रोज लड़ा करते थे, एक दूसरे को मारने की धमकी दिया करते थे। मैंने उसी मौके का फायदा उठाया और संजय को और पैसों का लालच दिया। और चिंटू को इसलिए मारने की कोशिश की क्योंकि उसने तुम्हें खून करते हुए देख लिया था। और संजय, उसे क्यों मारा? वो तो तुम्हारा साथ दे रहा था ना। वो और पैसों के लिए मुझे ब्लैकमेल करने लग गया था। पैसे लाइए? हाँ। चला जी। तुमने अपनी बहन तक को गलत समझा। वो बहन जो तुम्हारे लिए अपने से ऊंचा भविष्य चाहती थी। एक बात याद रखो, जो सपने जुर्म के साए में पलते हैं ना, कभी पूरे नहीं हो पाते। अब तुम अपनी सही जगह जा रही हो, वहां बैठकर जी भर के रियाज करना और पछताना। ये चारों घटनाएं ना तो एक स्थान की थी, ना ही एक समय की, और ना ही इन चारों घटनाओं में दिखने वाले लोगों का आपस में कोई संबंध था। लेकिन इन चारों घटनाओं की पृष्ठभूमि एक ही तरह के अपराध में लिप्त थी। अपराध का असर हर जिंदगी पर अलग अलग था, लेकिन अपराध इतना घिनौना और इतने बड़े पैमाने पर हुआ था कि हर रोज एक नया चेहरा, एक नया नाम पीड़ित बनकर सामने आ रहा था। पता नहीं इस लड़की को आजकल क्या हो गया, हमेशा गुमसुम सी रहती है। जब भी कुछ पूछो ये लड़की कुछ बताती ही नहीं है। अरे इस उम्र में अक्सर ऐसा होता ही रहता है। क्या होता है? कुछ बच्चे पेरेंट्स के साथ सब कुछ शेयर नहीं करते। थोड़ा प्यार से पूछा करो, कहीं कोई अफेयर या ब्रेकअप वगैरह का चक्कर तो नहीं है? मम्मी, मैं कोचिंग क्लास जा रही हूँ। घर में चश्मा क्यों लगा रखा है? वो इन्फेक्शन हो गया है इसीलिए। अच्छा मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ।
उषा जी आप बारिश छतरी के नीचे आ जाइए। नहीं मैं उषा, अरे क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही है? अपना रो रही है यहाँ पे? हैं? फिर आशिक है ये? अरे आप तू चुप ही रह। चल चल, तू तो चल। अरे आ गई रजनी, आजा बेटा, चेंज कर ले, मैं कुछ खाने के लिए लगा देती हूँ। मुझे भूख नहीं है। रजनी देखो, ये सब रोज रोज नहीं चलेगा, मुझे तुमसे बात करनी है, तुम चेंज करके बाहर आओ, बहुत हो गया ये सब। रजनी मैं कह रही हूँ दरवाजा खोलो, बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है आज। पायल, ऊपर ड्रेसिंग टेबल के पास सामान की लिस्ट रखी है, जल्दी से लेकर नीचे आओ। भाई क्या बात है, आजकल बहुत शॉपिंग वॉपिंग हो रही है। अरे पायल के कॉलेज का एनुअल डे है और मॉडलिंग कंपटीशन भी। फैशन मैगजीन्स कवर करी इस कंपटीशन को, मैं जीत गई तो टीवी, एड, फिल्म्स, हर जगह छा जाओगी तुम तो। और फिर बॉलीवुड में एंट्री, फिर हॉलीवुड में। अरे वाह, स्टार बन के हमको भूल तो नहीं जाओगी ना? शायद भूल भी जाओ। मार्केट जाना तो तू नहीं बोलती है, और अपने भैया भाभी को भूल जाएगी। भाभी, आई वाज जस्ट किडिंग। अच्छा जल्दी चल, वरना बहुत ट्रैफिक मिलेगा। अरे हाँ, बाय भैया, बाय। चलती हूँ, बाय। अरे सुनो, खाते जाओ ना कुछ। बेटा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? नहीं पापा, वो एग्जाम्स है ना, बस इसीलिए। एग्जाम तो पहले भी आते थे, लेकिन पहले तो तुम कभी इतनी रिजर्व नहीं रहती थी, और आजकल? ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी, आप लोग कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे उषा जी आप आपको तो बहुत चोट लगी है। आप अंदर है क्या? आप बैठिए इधर आई। नहीं नहीं मानव जी, मैं यहीं ठीक हूँ, मेरी एक हेल्प करेंगे प्लीज? ये दवा मुझे लाके दे देंगे प्लीज? प्लीज मानव जी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये आपने दवाई मंगाई थी तो आपके लिए। कितना हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बस चलता हूँ। प्लीज कम ना, एक चाय तो पी के जाइए प्लीज। आप ठीक तो है ना? तुझे ना वो पिंक वाली ड्रेस पक्का ट्राई करनी चाहिए। मैं भी वही सोच रही थी भाभी। हाँ भैया से आप रिक्वेस्ट करो ना मुझे थोड़े और पैसे देने के लिए, ताकि मैं वो खरीद लूं। और पता है वो रेड वाली ड्रेस, ये तो वो भी बहुत अच्छी थी। बोल रहे हैं, लगता है शायद ना वो हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहे हैं। यू नो हाउ लगा के देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। पायल तू जरा ऊपर देख कर क्या। अच्छा चाय पिएगी तू? नहीं मन नहीं है। भैया 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 आप अंदर हो?
ऊपर भी नहीं है। हाँ, कहाँ चले गए? फोन करती हूँ। भैया कहाँ थे आप? भाभी, भैया आ गए। कहाँ चले गए थे आप? वो मैं वॉक पे गया था। लेकिन फोन तो हम वो नहीं है। मानव जी नमस्कार। अरे मानव जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? आप तो रूठी सनम की तरह कर रहे हो। देखो तुम देखो। कहाँ जा रही हो? कोचिंग क्लास। मैं वहीं से आ रहा हूँ। और आज क्या? पिछले 1 महीने से तुमने एक भी क्लास अटेंड नहीं की है। क्यों? चल क्या रहा है? झूठ क्यों बोल रहे हो तुम? नहीं पापा, आपको किसी ने झूठ बोला होगा। मैं तो कोचिंग क्लास ही जाती हूँ। देखो, झूठ पापा नहीं बोल रहे, झूठ तुम बोल रही हो। तुम रोज रोज जाती कहाँ हो? कोई लड़के का चक्कर? नहीं मम्मी, आप लोग गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे सच सच बता दो, तुम हमारी नाक कटाने कहाँ जाती हो? देखो बेटा, हमने तुम्हारी लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं किया और तुम हमें भी अंधेरे में रख रही हो। हाँ? बोलो क्या बात है? इससे प्यार से बात करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना, कुछ बोलती क्यों नहीं? रजनी, मेरी बात सुनो। रजनी बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी बेटा दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। बेटा तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? ये लड़की एक दिन हमारी इज्जत के बट्टे लगा कर रहेगी। कुछ बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों है? अरे बोलो ना कुछ। अदिति गर्ग, मीनाक्षी सिंह, रचना अग्रवाल। सर ये तीनों ही सुसाइडल केस है। अदिति गर्ग का सुसाइडल केस हमें सीलमपुर थाने में मिला था, मीनाक्षी सिंह का तिलक नगर थाने में और रचना अग्रवाल का कन्हैया नगर थाने में। सर मैंने इन तीनों केस की स्टडी की है। इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है और ना ही इन लड़कियों के परिवार वालों का आपस में कोई कनेक्शन है। लेकिन एक ही हफ्ते के अंदर 3 लड़कियों का अचानक सुसाइड करना और उनकी सुसाइड की वजह सामने नहीं आना, इसका मतलब है वजह को छुपाया जा रहा है। और माना इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इनके सुसाइड की वजह एक ही हो तो? सर शादरा पुलिस स्टेशन से पता चला शादरा में एक और लड़की ने सुसाइड किया है। सर जब यहाँ पर आए लड़की की बॉडी पंखे से लटकी हुई थी, लेकिन कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला। नाम क्या लड़की का? सर पायल। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पायल ने ऐसा कैसे कर दिया। कितनी देर पहले पता चला आपको? करीब 1.5 घंटा पहले मैं डिनर करने के लिए आया था तो। पायल कहाँ है? पायल अपने कमरे में होगी, मैं बुला के लाती हूँ। पायल, क्या वजह हो सकती है आत्महत्या की? सर पायल बहुत हंसमुख लड़की थी और हमें तो खुद भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे, चालाकी से या किसी डर से? सर हम आपसे कुछ नहीं छुपा रहे।
पायल जैन की आत्महत्या से पहले क्राइम ब्रांच अदिति गर्ग, मीनाक्षी सिंह और रचना अग्रवाल की आत्महत्या के केस री इन्वेस्टिगेट कर रही थी। ये चारों आत्महत्याएं जून 2015 में हुई थी, लेकिन इन चारों ही केसेस में आत्महत्याओं की वजहों का अभी तक कोई खुलासा नहीं हो पाया था। और इसी दौरान अगस्त 2015 में ऐसी एक और घटना सामने आई। रजनी, बात सुनो, दरवाजा खोलो। रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी रजनी दरवाजा खोलो बेटा। रजनी क्या कर रहे हो? जाके चाबी लेके आओ। हाँ मैं चाबी लेकर। रजनी दरवाजा खोलो। रजनी हटो, जल्दी हटो। अरे जल्दी करिए ना। रजनी बेटा, चल तुम्हें बेटा। रजनी होश में आओ बेटा। डॉक्टर हटो। डॉक्टर कुछ नहीं हुआ बेटा। अरे वो हमारी डॉक्टर। सर, रजनी पिछले काफ़ी दिनों से परेशान लग रही थी। हमने उसकी परेशानी जानने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कभी हमें कुछ बताया ही नहीं। डॉक्टर, कैसी है पेशेंट? रजनी की हालत क्रिटिकल है और हाथ की नस काटने के अलावा उसकी बॉडी में काफी सारी इंटरनल इंजरीज भी हैं। इंजरीज? कैसी इंजरीज? मुझे लगता है शी वाज ब्रूटली रेप्ड। इसका मतलब उसके सुसाइड अटेम्प्ट की वजह रेप है। उसने आप लोगों को कुछ बताया नहीं? नहीं सर, वो तो कल रात से घर पे ही है। पर उसके साथ जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। आई फील पिछले कई दिनों से उसके साथ लगातार सिर्फ जबरदस्ती नहीं, दरिंदगी के साथ कई बार रेप हुआ है। उसका प्राइवेट पार्ट पूरी तरह डैमेज हो चुका है। कंटिन्यूसली ब्लीडिंग भी हो रही है। उसके शरीर में पहले ही खून की कमी थी। अब सुसाइड अटेम्प्ट के बाद आई होप कि वो सरवाइव कर ले। नहीं सर, पायल के साथ ऐसे कैसे हो सकता है? पायल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ है कि जिस दिन उसने आत्महत्या की थी उसके साथ रेप हुआ था। शायद इसीलिए उसने आत्महत्या की थी। अब आप बोलिए, आपको किस पे शक है? आप कुछ जानते हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। आंकड़े बताते हैं कि ऑन एन एवरेज हमारे देश में महिलाएं लगभग हर 6 मिनट में छेड़छाड़, हर आधे घंटे में शारीरिक शोषण और हर 1 घंटे में बलात्कार का शिकार होती हैं। ये क्रूरता का वो घिनौना चेहरा है जिनकी शिकार महिलाएं अक्सर आत्महत्या जैसा कदम उठा बैठती हैं। पायल जिस घिनौने अपराध का शिकार बनी थी, उस फेहरिस्त में अब रजनी का नाम भी शामिल हो गया था। और इन मासूम चेहरों से जिंदगी की उम्मीद छीनने वाले अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर थे। लेकिन ये उम्मीद की जा रही थी कि जिंदगी और मौत से लड़ती रजनी को शायद जिंदगी नसीब हो जाए। और आखिरकार रजनी को होश आया, लेकिन उसके साथ हुई दरिंदगी की जो सच्चाई सामने आई, उसने पुलिस और प्रशासन दोनों को हिलाकर रख दिया। हेलो, सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अंकित मेरे साथ। कौन अंकित? मेरा क्लासमेट। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके मेरे साथ
अंकित के अलावा कौन कौन? मुकेश, विनय और सुरेंद्र। अंकित मेरा बॉयफ्रेंड था। I trusted him. एक दिन वो मुझे अपने फ्रेंड के फार्म हाउस पर लेके गया। उन लोगों ने मेरा रेप नहीं बल्कि मेरा वीडियो भी बनाया और फिर धमकी देने लगे कि अगर मैंने पुलिस कंप्लेंट की तो वो उसको अपलोड कर देंगे। मुझे बार बार ब्लैकमेल करने लगे और हर रोज मेरे साथ मेरी जिंदगी नर्क से भी बदतर बना दी सर। मैं रोज मर रही थी। बात चुल उठती है। रेप करोगे, वीडियो बनाओगे? हाँ? क्या किया वीडियो का? अपलोड किया? नहीं सर। तो फिर वीडियो बनाया क्यों? गलती हो गई सर, गलती हो गई। कहाँ वीडियो? मोबाइल में। हाँ सर, ये तो पायल ही है। सर हमने उस लड़की का रेप नहीं किया सर हमने तो सिर्फ वो वीडियो पर चेज किया था सर। सर सच कह रहा हूँ सर वो वीडियो देख के तो हमें रजनी का वीडियो बनाने का आइडिया आया था। कहाँ से परचेज किया था? सर लाल कुआं से सर। कौन सी दुकान से, नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर दुकान से नहीं किया, सच कह रहा हूँ सर, मैं अक्सर वहाँ जाता था। भैया कोई रॉ माल है क्या? अरे हम वो सब नहीं रखते यार, लेकिन बता सकते हो कौन रखता है? वो नहीं पता, कोई पिक्चर चाहिए तो बता। रुक, क्रॉ चाहिए, आजा पीछे देख। एक का 150, दो का 250 और तीन का 350। कितना तो बोल भैया? 200 में दो दे दो ना यार। ये भाव नहीं करता, लेना तो बोल। अच्छा ठीक है, एक ही दे। मोबाइल दे। तो उसने तुझे पायल का रेप वीडियो बेचा? हाँ सर, लेकिन मैं उसको जानता नहीं सर। उसका स्केच बनवा सकता है? सर सिर्फ 2 मिनट के लिए मिला था सर। बलात्कार जैसी घटनाओं के वीडियोस खरीदे और बेचे जा रहे थे। ये इस केस का एक बेहद ही चौंका देने वाला पहलू था। लेकिन कोई ऐसे घिनौने अपराध को अपने मनोरंजन के लिए कैसे देख सकता है? ये कैसी मानसिकता है? ये कैसा रोग है? ऐसी विकृत सोच वाले लोग जब इस तरह के दृश्यों को बार बार देखेंगे तो उनके दिमाग पर किस तरह का असर होगा, शायद इसकी कल्पना भी
आपको घृणा और गुस्से से भर दे। लेकिन यह अपराध सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं था, इसकी जड़ें इतनी गहरी थी कि जिसने मानवता की बुनियाद को भी हिला दिया था। अपने खबरियों को काम पे लगाओ, उन्हें कहो पता करें कि लाल कुआं इलाके में वाकई कोई ऐसा है जो ऐसे वीडियोस भेजता है, या ये लड़का झूठ बोल रहा है। ठीक है सर। और सुनो सर, पायल के भाई को बुलाओ। ठीक है सर। सर ये तो भूषण है। कौन भूषण? अरे मानव जी रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? देखो तुम देखो। देखो मेरी बीवी तो मेरी कभी थी ही नहीं, मैं तुम्हारी बीवी को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। बीवी को कुछ मत बताना प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। तो फिर एक काम करो, तुम्हारी बहन पायल को मेरे घर भेज दो। पायल तो देखो, मैंने अपनी बीवी के हाथ पैर तोड़ दिए हैं, उसकी मरहम पट्टी के लिए पायल को भेज दो, नहीं तो वो यहाँ पे आएगी, हल्ला गुल्ला मचाएगी, और तुम्हें पता है तुम्हारी बदनामी। नहीं ठीक है, मैं और एक काम करना, कल सुबह 1-1.5 लाख रुपए भेज देना। 1.5 लाख? हाँ ठीक है। सर मैंने 4 बजे पायल को भूषण के घर पे भेजा, उषा की मरहम पट्टी करवाने के लिए। उसी रात पायल ने सुसाइड कर लिया। पायल? और जब मैं भूषण के घर गया तो वहां ताला लगा हुआ था। उनके मकान मालिक से पता चला कि वो लोग उसी रात को घर खाली करके चले गए थे। तुम्हारी बहन के साथ रेप हुआ, उसने आत्महत्या की, और पिछले 2 महीने से तुम खामोश हो। मेरी समझ नहीं आ रहा था कुछ भी कि मैं आपको क्या बताऊं। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आज मेरी बहन छेड़खानी, मॉलेस्टेशन और रेप जितने गंभीर अपराध हैं, उससे कहीं ज्यादा गंभीर विषय यह भी है कि ऐसे अपराधों की अक्सर पुलिस रिपोर्ट तक नहीं की जाती, और ये ऐसे अपराधियों को और ज्यादा बढ़ावा भी देता है। रजनी अपने साथ हो रही दरिंदगी को अपने माँ बाप को बताने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाई, और पायल ने भी अपने भाई और भाभी को बिना कुछ बताए आत्महत्या का रास्ता चुना, जो कहीं ना कहीं हमारी सामाजिक संरचना पर सवाल उठाता है। ऐसे अपराध की पीड़ित महिलाओं को हमारा समाज साहस देने की बजाय उल्टा उनके ही चरित्र पर सवाल उठाने लगता है। गलत करने वाले से ज्यादा सजा गलत सहने वाला भुगतता है। मानव ने पूरे 2 महीने तक उषा और भूषण की इंफॉर्मेशन पुलिस से छुपाई, और इतना समय ऐसे अपराधियों के भाग जाने के लिए काफी होता है। पुलिस ने जब भूषण और उषा के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पाया कि दोनों अपराधी सर 2-3 हफ्ते पहले लाल कुआं मार्केट में पायरेटेड डीवीडीज बेचने वालों के यहाँ रेड पड़ी थी। तब से पूरी मार्केट अलर्ट है और अनजान कस्टमर्स को इस तरह की डीवीडीज बेचने से साफ मना कर दे रहा है। लेकिन रेड से पहले वहां रेप वीडियोस बिकते थे। सर खबरियों का कहना है कि 2-3 लड़के घूम फिर के इस तरह की वीडियोस बेचा करते थे, लेकिन कोई उनके बारे में बताने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब अंकित की इन्फॉर्मेशन सही हो सकती है। कहाँ से परचेज किया था? सर लाल कुआं से सर। कौन सी दुकान से, नाम बताओ उसका। दुकान से नहीं किया सर। अगर ऐसे रेप वीडियोस बिक रहे थे तो ये बहुत ही सीरियस मैटर है, और पूरे चांसेस हैं कि पायल के अलावा और भी कई लड़कियों के रेप वीडियोस वहां बिक रहे हो। दिल्ली और एनसीआर में ऐसी जितनी भी मार्केट्स हैं, अपने खबरियों की टीम को वहां छानबीन के लिए लगा दो। पिछले 6 महीने में शारीरिक शोषण, रेप, घरेलू शोषण के जितने भी केसेस हैं सबको रीचेक करवाओ। जितने भी विक्टिम्स हैं उनसे भूषण और उषा को आइडेंटिफाई करवाओ। ये बहुत ही सीरियस मैटर है। इसमें भले ही अपराधी गिने चुने हों, लेकिन विक्टिम्स बहुत ज्यादा होंगे। पुलिस हर एंगल से इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में जुट गई, जिससे वो उन अपराधियों तक पहुंच सके जिन्होंने सिर्फ पायल और रजनी की ही नहीं, न जाने कितनों की जिंदगियां तबाह की थी। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे चेहरे भी सामने आए जिन्होंने इन घिनौने वीडियोस को देखने की लत में अपनी और अपनों की जिंदगी भी नर्क बना दी थी। सर
17 साल की एज से ही मुझे पॉर्न वीडियोस देखने का बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे मेरा मन पॉर्न वीडियो से ऊब गया। फिर मैंने ज़्यादा एक्साइटमेंट के लिए रेप वीडियो देखना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये मेरी आदत बन गई सर। और सर, मेरी इस आदत की वजह से मेरी वाइफ भी मुझसे नाखुश रहने लगी थी, क्योंकि सर मेरा नॉर्मल सेक्स से ही जी उब गया था। पहले हमारे बीच बातचीत बंद हो गई, फिर झगड़े बढ़ने लगे और फिर बात इतनी बढ़ गई कि नौबत डिवोर्स तक आ गई। गंदे गंदे वीडियोस देखकर मेरे पति एकदम जानवर हो गए थे और मुझे भी जबरदस्ती वीडियो दिखाते। देख, यही वीडियो देखकर रेप कर रहा था ना मेरी वाइफ का। एक बात बता, पुलिस वाला तो तू नहीं है, फिर पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अपनी वाइफ के साथ रेप क्यों करता था? वो वीडियो देखकर आइडिया मिला था। आइडिया मिला था? कहां से मिला ये वीडियो? कई हफ्तों की इन्वेस्टिगेशन के बाद आखिरकार पुलिस को रेप जैसे वीडियोस बेचने वालों तक पहुंचने का जरिया मिला। ये अपना दोस्त है, नए पुराने सारे कलेक्शन खरीदना चाहते हैं। क्या बढ़िया। तो फिर आ गया, बोला ना माल नहीं है। अरे मुझे नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए, दोस्त है मेरे। बस इतना ही है? जो दिखा रहा हूँ वही दूंगा। एक एक करके सीडी तो चेक नहीं करा सकता ना। देख क्या रहा है बे, एकदम रॉ माल है। क्यों? ये भी रॉ है ना? देख ले, तेरी गली मोहल्ले ऑफिस कहीं की भी हो सकती है। तेरी बहन और बेटी भी हो सकती है, समझा? लेके जाओ चाहे, ले चलो इसे। और यहाँ पर जितनी भी हार्ड ड्राइव, डीवीडी और पेन ड्राइव हैं, सब ले चलो। हमें कुछ नहीं पता सर, वो लोग कहाँ से लेके आते थे हमें कुछ नहीं पता, हम तो बस खरीद लेते थे सर। नाम क्या उनके, नाम बता। सर नाम नहीं पता था, सब 5-6 लोग हैं, सब नाम नहीं बताते, ना नंबर देते हैं सर। हफ्ते 10 दिन में आते हैं बस एक बार सर, बस। ये दोनों भी आते थे सर? इस लड़की का तो पता नहीं, हाँ पर ये आदमी आता था सर, पिछले 1 महीने तक आता था सर। माधव साहब, शायद ये जानते हो ये कौन है, उनके नाम क्या है। एक काम करो, इन्हें मालपुआ खिलाओ, शायद इन्हें याद आ जाए। भारत में पॉर्न वीडियोस बनाना और बेचना कानूनन जुर्म है, जिसके लिए 5 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इस केस में जो कुछ भी सामने आया वो कहीं ज्यादा शर्मनाक और नीचतापूर्ण अपराध था। रेप जैसे अमानवीय और घिनौने अपराध को रिकॉर्ड करके खुलेआम बेचने के इस खुलासे ने पुलिस और प्रशासन दोनों को सख्ते में डाल दिया। ऐसे अपराध को रिकॉर्ड करके उनका बाजार पैदा करने वाले सिर्फ कुछ ही अपराधी पुलिस की गिरफ्त में थे, लेकिन उनको बाजार देने वाले लोग हम में से ही हैं, जो अपने घटिया मनोरंजन के लिए अपनी आत्मा को मारकर दिल बहलाने के लिए ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की भूल कर बैठते हैं। लेकिन किसी मजबूर की चीखें किसी को मनोरंजन कैसे दे सकती हैं? क्या इंसानियत इतनी सस्ती हो गई है कि किसी पीड़ित के साथ हुई अमानवीय क्रूरता को सस्ती सी कीमत देकर खरीदा और बेचा जा सकता है? सर, मैंने इन दुकानदारों को बहुत तोड़ा, पर ये लोग किसी को नाम से नहीं जानते, तो मैंने रेप वीडियोस देने वालों का स्केच बनवाने के लिए बोल दिया है। एक काम करते हैं माधव सर, इनके पास से जो वीडियोस मिले हैं उन्हें क्लोजली देखते हैं, शायद उन वीडियोस में से उन क्रिमिनल्स का कोई ना कोई क्लू मिले। सर, पुलिस ने जब ये वीडियोस देखने शुरू किए तो आत्महत्या करने वाली अदिति, मीनाक्षी और रचना के भी चौंका देने वाले रेप वीडियोस सामने आए, और उनके अलावा ऐसे कई नए पीड़ित भी सामने आए जिनके साथ हुए घिनौने अपराध को रिकॉर्ड करके खुलेआम बेचा जा रहा था। पीड़ितों की फहरिस्त बढ़ रही थी और उनके साथ हुए गुनाहों के कई मंजर बेहद ही दिल दहला देने वाले थे, लेकिन ड्यूटी के फर्ज और जल्द से जल्द अपराधियों तक पहुंचने के जज्बे में पुलिस उन दृश्यों को देखने पर मजबूर थी जिन्हें देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इन वीडियोस में कुल 106 विक्टिम्स हैं और हम जिन्हें ऑलरेडी जानते हैं वो इसका 1/4 भी नहीं है। पता करो बाकी के विक्टिम्स कहाँ हैं, किस नरक में सड़ रहे हैं, जिंदा भी हैं या गुमनाम जिंदगी बन के रह गए। सर, विक्टिम्स 106 हैं, लेकिन यहाँ अपराधी भी कुछ कम नहीं है। हालांकि किसी का चेहरा सामने नहीं आया है, लेकिन सर ये सब किसी एक गैंग का काम नहीं लगता। सर, लोकेशंस पे फोकस करें तो कुछ 17 लोकेशंस हैं।
और अगर ये गैंग्स अलग अलग हैं तो कुल 17 गैंग हो सकता है। हाँ सर। लोकेशन की स्ट्रेस दिखाना। ये रेप्स ऑटो में भी हुए हैं। किसी ने ऑटो का कोई वीडियो देखा? मेरे पास एक वीडियो है सर, 1 मिनट दिखाओ। सर रोहिणी से एक 14 साल की लड़की किडनैप हुई है। सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए सर, प्लीज सर। कहाँ से किडनैप हुई? सर वो डांस क्लास के लिए गई थी लेकिन वहाँ भी नहीं पहुँची, और जब हम उसे ढूंढने निकले तो उसकी साइकिल दीपली गांव के पास मिली। अगर ये किडनैपिंग उन्हीं रेपिस्ट में से किसी ने की है तो इसके पूरे चांसेस है कि ध्वनि को भी ऑटो में किडनैप किया गया। एक काम करो, अगर आसपास कोई सीसीटीवी लगा है तो उसका फुटेज निकलवाओ। ओके सर। दिनेश, ये ऑटो का नंबर देखो, पता करो किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। नरेंद्र सर, इन तीनों लड़कों की फोटो सर्कुलेट करवाओ। ओके सर। माधव, तुम पता करो इन तीनों लड़कों का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। ओके सर। हाँ साहब, ये रिक्शा मेरा ही है, मैंने इसको चलाने के लिए अभय चौधरी को दिया है। इनमें से कौन है अभय चौधरी? इनमें से कोई नहीं है साहब। तो भाई लड़के कौन है? पता नहीं साहब। अभय चौधरी को अपना ऑटो देने से पहले कोई सिक्योरिटी के पेपर्स तो बनवाए होंगे? हाँ, 1 मिनट साहब। ये लो साहब अभय चौधरी के सिक्योरिटी पेपर, मैंने उसको रिक्शा किराए पे देने से पहले बनवाए थे। यही है अभय चौधरी? हाँ जी साहब। राम राम ताऊ। अरे राम राम, क्या हाल है तेरे? अरे घना बढ़िया। छोरी कहाँ है? अंदर है। अंदर है? आज जा फिर। आज जा। ओके ठीक है सर। इन तीनों में से 2 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। छेड़खानी और धोखाधड़ी के मामले में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनका नाम है मदन बिस्ट और सुजान सिंह। तीसरा वो छोटे वाला होगा। कहाँ के रहने वाले हैं? कंझावला सर। हेलो सर, उस ऑटो ने अभी रोहिणी सेक्टर 22 का सिग्नल क्रॉस किया था। इसका मतलब है ध्वनि को लेके कंझावला ही गए हैं। बलदेव, कंझावला रोड, क्विक। भाग भाग, कर लो शिकार। चल। सर, अभय चौधरी की हिस्ट्री भी निकल चुकी है। वो फ्रीलांस वीडियोग्राफर भी है। इसका मतलब ये वही रेपिस्ट हैं जो लड़कियों का रेप वीडियो बनाते हैं। बलदेव जल्दी। सर, अभय चौधरी का नंबर भी मिल गया है। Trace it, quick. गाड़ी में डालो सबको। ऐसे हैवानों की हमारे समाज में कभी कोई जगह हो ही नहीं सकती।
फांसी तो क्या, ऐसे अपराधियों को दी गई कोई भी सजा उनका जख्म नहीं भर सकती जो रोज इनकी क्रूरता का शिकार होती हैं। ये एक तमाचा है हम सभी पर, क्योंकि उन वीडियोस को देखकर इनकी हरकतों को बढ़ावा देने वाले कुछ गैर जिम्मेदार लोग हमारे आसपास ही मौजूद हैं। ये सिर्फ कुछ चेहरे हैं जिन्हें पुलिस पकड़ने में कामयाब हुई है, लेकिन भूषण और उषा समेत ऐसे कई अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उन्हें पकड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है। लेकिन क्या ये खौफ कभी खत्म हो पाएगा? क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि साल दर साल ऐसी घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे अपराध बढ़ रहे हैं। इस पर विचार की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले परिणाम और आंकड़े हर बार की तरह हमें फिर से अपनी नजरों में गिरा दें। क्राइम पेट्रोल के माध्यम से हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसे वीडियोस देखकर उनके अपराध के भागीदार ना बने, और अगर आपको ऐसे वीडियोस बेचने वालों के बारे में जरा सी भी जानकारी मिले तो इसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।